नमस्कार और स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऐसी कंपनी के बारे में जो कि एक मोनोपोली है और मेरे हिसाब से शायद आगे चल के एक पोटेंशियल मल्टीबैगर भी बन सकती है। कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा होगा नहीं क्योंकि कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न दिख नहीं रहा है, बट कुछ कंपनी के बारे में जानते हैं। इस कंपनी को मैंने पहले ट्रेड भी किया हुआ है, तो देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं। हम बात करें ड्रीम फोक्स के बारे में। ड्रीम फोक्स एक एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। जब आप एयरपोर्ट पर जाते हो वहाँ लॉन्च सर्विसेज होती हैं, खाने पीने की सर्विसेज होती हैं, स्पा वगैरह होता है। तो वो ड्रीम फोक्स प्रोवाइड करती है। इंडिया में इनकी मोनोपोली है और ऑलमोस्ट 90% 95% जो बिजनेस है वो एयरपोर्ट का इन्हीं से आता है। इनकी क्लाइंट लिस्ट भी बहुत बड़ी है। आ, अगर देखेंगे कि इनके बारे में आप जानोगे तो इनके पास 1500 से ज़्यादा टच पॉइंट्स है जहाँ ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इनके क्लाइंट्स भी बहुत सारे हैं, चाहे वीज़ा हो, रुपए हो या मास्टर कार्ड हो, तरह तरह की एयरलाइंस, तरह तरह के बैंक्स हैं। 540 सिटी में है, 121 कंट्रीज़ में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिया के अलावा। और आप देख सकते हो कि क्या क्या है: लाउंज एक्सेस, मीट असिस्ट, फूड बेवरेजेस, स्पा सर्विसेज, होटल स्नैप रूम, एयरपोर्ट ट्रांसफर सर्विसेज, गोल्फ ड्यूटी फ्री शॉप्स जो आपको एयरपोर्ट पे दिखती हैं वो होगा। अगर आप इनके कुछ कार्ड नेटवर्क देखोगे तो डायनर्स क्लब, मास्टर कार्ड, रुपे, वीज़ा और कार्ड इशूर्स में सारे लार्ज बैंक्स, स्मॉल बैंक्स में मिल जाएंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से लेकर धना लक्ष्मी बैंक, एचडीएफसी बैंक जो हमारा लार्जेस्ट बैंक है, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई कार्ड, कोटक। क्लाइंट भी देखोगे तो इनके बहुत सारे हैं, एयरलाइंस हैं, कुछ ट्रैवल प्रोवाइडर्स हैं, यहाँ तक कि वोडाफोन आइडिया भी है। जोजो डे आपको नहीं पता तो कॉर्पोरेट में कूपन्स वगैरह मिलते हैं, वो जोजो डे के थ्रू, आई डोंट नो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट एक्सो एक्सो डे के थ्रू इनका तो के थ्रू कूपन्स मिलते हैं जिनको आप कैश आउट करते हुए आप इनसे फैसिलिटी लेते हो। तो यहाँ इस कंपनी के बारे में बात है ड्रीम फोक सर्विस की। थोड़ा सा देखते हैं इसके स्क्रीनर पे, स्क्रीनर हमको क्या बता रहा है। अगर हम स्क्रीनर में चलें तो 2008 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी और इंडिया की लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। अगर हम देखें कुछ की पॉइंट्स एक्सपेंड करें तो 95% मार्केट शेयर जो है, जो क्रेडिट कार्ड देता है। ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड से इसका रोल क्या आया, जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको, अभी हम आगे चल के देखेंगे, जब क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको बहुत से फैसिलिटी मिलती हैं कि फ्यूल पे कुछ रिबेट, कुछ शॉपिंग पे डिस्काउंट, और उसमें से एक लाउंज सर्विसेज भी होता है जो हम आगे चल के देखेंगे। तो क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड जब आप इशू करते हो तो आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप लाउंज सर्विसेज यूज़ कर सकते हो विद नो कॉस्ट या 1 रुपये बेसिकली, जो कि आपको वेरीफाई करता है कि आप जब कभी आप जाओ वहाँ पे एयरपोर्ट पे तो आपको बोलेंगे आप कार्ड से 1 रुपये पे करो, तो 1 रुपये का पेमेंट एज सच कुछ होता नहीं, बस वेरिफिकेशन होता है कि हाँ बैंक के पास एक रिकॉर्ड है और ड्रीम फोर्स के पास रिकॉर्ड है कि आप उस बैंक के एक कस्टमर हो और आपने उस सर्विस का यूज़ किया है। तो जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होता है उसमें फैसिलिटी होती है और 95% मार्केट इन्होंने क्रेडिट कार्ड का अपने पास रखा हुआ है। हमने देख लिया कि किस तरह की सर्विस दे रहे हैं। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है कंपनी का, के पास कोई भी मतलब डेट टू इक्विटी न के बराबर, न क्या है ही नहीं। और ग्लोबल कार्ड नेटवर्क्स इंडिया और बाहर फैले हुए हैं और एक मोनोपोली टाइप की है इंडिया में। और आप देख सकते हो, अगेन हमने देखा वीसा, मास्टर कार्ड, डायमंड्स क्लब, रुपए और सारे बैंक्स भी लिस्टेड हैं यहाँ पे। और कुछ रॉयल्टी प्रोग्राम्स भी हैं जैसे एयर एशिया, इंडिगो, गोएयर। गोएयर तो खैर बंद हो गई है, मतलब होने को है। वोडाफोन आइडिया, इजी ट्रिप प्लान और बहुत सारे। तो आप देखोगे लॉन्च सर्विसेज से 98.5% का रेवेन्यू आता है। बहुत सारे सिटीज़ में फैला हुआ है, बहुत सारे टच पॉइंट्स हैं इनके। और रेवेन्यू कंसंट्रेशन एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा कि इनके टॉप 5 क्लाइंट हैं वो 85% रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं। पर ऐसा थ्रेट नहीं है, बट हो सकता है आगे चल के लोग यूपीआई ज़्यादा यूज़ करें। अब यूपीआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स भी आ गए हैं तो इनको एक इश्यू हो सकता है। बट आई थिंक कंपनी इन्वॉल्व कर लेगी, हर कंपनी अपने आप को पिवट करके हल्का सा इवॉल्व कर लेती है। तो अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन भी बढ़ी और क्रेडिट कार्ड का यूज़ कम हो गया तो एक थ्रेट हो सकता है। बट हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे इसका कैसा हमारा क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ है और कैसा एयरपोर्ट का ग्रोथ है। अभी अभी आईपीओ आया था, बहुत टाइम नहीं हुआ है, आई थिंक 6-7 महीने हुए इसके आईपीओ आए हुए। शानदार आईपीओ था, बहुत ही शानदार लिस्टिंग गेन थे। ड्रीम फोक्स का आईपीओ लिस्टिंग डेट थी इसकी 6 सितंबर की। इशू प्राइस था 326 और लिस्ट हुआ था ये 5, ओपनिंग प्राइस जो था वो 505 का था।
और लास्ट रेट जो था 462 का था, और हाई बनाया था इसने 550 रुपये का BSE पर। बहुत शानदार लिस्टिंग हुई थी इसकी। अभी आपके सामने है एक एक भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की रिसर्च यूनिट का एक फैक्ट शीट, उन्होंने एक वाइट पेपर टाइप का दिया था जहां इन्होंने नंबर ऑफ एयरपोर्ट पर ग्रोथ दिया था। तो पिछले 9 साल में 74 एयरपोर्ट से बढ़कर हो गए हैं 148, ऑलमोस्ट 150। और उसमें भी बहुत सारे एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनकी जिनकी फैसिलिटी को इन्हेंस किया गया, बड़े बड़े टर्मिनल्स बनाए गए, उनको एक्सपेंड किया गया। उड़ान स्कीम भी आ गई है, और हमको दिख रहा है कि एयरपोर्ट जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो अगर एयरपोर्ट बढ़ रहे हैं तो लॉन्चेस भी बढ़ेंगे, ट्रैवलर्स भी बढ़ेंगे, और इन ड्रीम फोर्स जैसी कंपनी को फ़ायदा होगा। तो जहाँ टू फोल्ड इंक्रीज है पिछले 9 साल में, और आगे चल के हम जान देखेंगे कि और कितना एक्सपेंड कर रही है। अब हम इंडिया ब्रांड एक्विटी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट पर है। ये थोड़ी सी हल्की सी इसी 2022 की नवंबर 22 की रिपोर्ट है। इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं, बट आपको देखना ये है कि इन्होंने क्या पब्लिश किया है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है सिविल एविएशन के मामले में, और आगे चल के जो डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है वो ओवरटेक कर लेगी यूके को, और बन जाएगी थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बाय 2024, जो कि एक साल ही है दूर। और इंडिया एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक चाइना एंड यूएस, जो वर्ल्ड्स का जो लार्जेस्ट एयर पैसेंजर मार्केट है उसको ओवरटेक कर लेगा बाय 2030 इंडिया। ये कहना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की। ठीक। और एफडीआई इनफ्लो भी बहुत है। हम देख रहे हैं कि नए 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 रूट्स भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कितना 25,000 करोड़ से ज़्यादा आगे चल के इन्वेस्ट करेगी नेक्स्ट 5 ईयर में। अभी हमने देखा कि एयर इंडिया का भी एक्विजिशन हो गया है, और टाटा ने वापस ले लिया है, और एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया है बोइंग और एयरबस को, जो आई थिंक एविएशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ऑर्डर है। और यहाँ आप देखोगे कि इंडिया प्लान्स टू ओपन 100 एडिशनल एयरपोर्ट्स बाय 2024। तो और भी बढ़ेंगे एयरपोर्ट्स। ये कुछ हैं जो उन्होंने अनाउंस किए हुए हैं, जिसमें से कुछ हो भी चुके हैं। तो इंडियन एविएशन सेक्टर बढ़ रहा है, कुल मिला के पॉइंट यहाँ पर ये है। अब आते हैं हम क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ पे। इंडिया में क्रेडिट कार्ड ग्रोथ कैसी है और फ्यूचर में कैसा बजट कर रहा है, इसके लिए हम एक आर्टिकल देखते हैं पीडब्ल्यूसी का। इन्होंने अपना एक मार्केट एनालिसिस की है, और ये ग्रोथ देख रहे हैं। तो अगर आप ग्रोथ देखोगे क्रेडिट कार्ड इशुएंस की, तो वो माइंड बॉगलिंग अमाउंट से वो बढ़ रहा है। वो अभी 73 मिलियन के आसपास है, और 72 मिलियन के आसपास है। और जो कि एक्सपेक्टेड है बाय 2026 ये हो जाएगा 200 मिलियन के ऊपर। तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है। 20% के ऊपर के कंपाउंडेड एनुअल जो इनका टैगर है वो 20.5% से ऊपर होगा, देख चुके हैं हम, और आगे चल के और भी हो सकता है। तो क्रेडिट कार्ड भी जम के इशू हो रहे हैं, और इंडिया में जो अब जो मिडिल क्लास है वो थोड़ा सा और भी ऊपर जा रहा है। जो पहले स्लीपर में जाता था वो थर्ड एसी में जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो नए नए फ्लाइट यूज़ कर रहे हैं, रूट भी बहुत खुल गए हैं। तो क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ भी बहुत ही तेज़ है। एक मनी कंट्रोल का आर्टिकल भी देख लेते हैं। ये भी कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो बूम है वो 10 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स हो जाएंगे बाय 2023 एंड। ये भी एक बहुत ही इंकरेजिंग साइड है ड्रीम फोक जैसी कंपनी के लिए। एक रिपोर्ट हम पढ़ लेते हैं कोटक महिंद्रा की। इन्होंने भी अपनी एनालिसिस की है, कि ये देख रहे हैं कि कैसी ग्रोथ होगी क्रेडिट कार्ड की, जो ये जो सर्ज है इसको भी विटनेस कर रहे हैं। 2021 में इन्होंने बोला है कि 1.2 मिलियन न्यू क्रेडिट कार्ड्स इशू हुए थे इंडिया में। और थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा डिप आया था, लेकिन बढ़ रहे हैं। सेकंड थर्ड फिजिकल क्वार्टर्स में भी सिग्निफिकेंट बूस्ट आया है क्रेडिट कार्ड के इंश्योरेंस में। और जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2027 में, तो टोटल वैल्यू ऑफ क्रेडिट कार्ड एक्सटेंशन विल रीच 51.72 ट्रिलियन, कैगर ऑफ ऑलमोस्ट 40%। तो ये भी एक देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रही है क्रेडिट कार्ड कंपनी में। क्रेडिट कार्ड की कंपनी बढ़ रही है, एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लॉन्च सर्विसेज भी बढ़ रहे हैं। तो फ़ायदा होगा ड्रीमफो जैसी कंपनी को। अगर जैसे मैं पहले बोला था कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, जैसे मैंने खोला हुआ है यहाँ पे एच बैंक का, तो एच बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, उसमें आप बेनिफिट देखोगे, तो उसमें एक बेनिफिट ये भी रहेगा यहाँ पे, ट्रेवल इन स्टाइल। तो एच बैंक क्रेडिट कार्ड मेक यू ट्रेवल मोर प्लेजेंट विद फ्री एक्सेस टू एक्सक्लूसिव एयरपोर्ट लाउंज, प्रायोरिटी चेक इन एंड बोर्डिंग एंड लगेज। तो ये एक्सक्लूसिव एयरपोर्ट लाउंज है, ये ड्रीम फोक्स जैसी कंपनी ही प्रोवाइड कर रहे हैं। आप और भी देख सकते हो, जैसे मैंने खोला यहाँ पर एस कार्ड का खुला हुआ है।
आप यहाँ भी देखोगे तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा, कार्ड होल्डर्स आर एंटाइटल फॉर 2 फ्री डोमेस्टिक विजिट्स इन क्वार्टर। एक क्वार्टर में 2 बार जा सकते हो। इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू ड्रीम फोक्स। तो एक ट्रायंगल समझ लीजिए, क्रेडिट कार्ड्स, एयरपोर्ट, फ्लाइट्स और ड्रीम फोक्स, इन तीनों के बीच में एक अच्छा तालमेल है, कंपनी ने क्रैक कर लिया है बिजनेस। अगर हम चलते हैं वापस स्क्रीनर में भी और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो आप देखोगे कि अच्छा ग्रोथ है। ये कोविड के स्लम के बाद इन्होंने अच्छा ग्रो किया है। यहाँ आपको माइनस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए दिख रहा है क्योंकि कोविड के सर्ज के बाद निकलते बाद में देखिए कितना शार्प ग्रोथ है क्वार्टरली बेसिस पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ये मैसिव ग्रोथ कर रहे हैं। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे माइनस से अभी पॉजिटिव में आ गए हैं। नेट प्रॉफिट भी सेम ऐसा ही क्वार्टरली बेसिस पर। ईयरली बेसिस पर देखते हो तो ईयरली बेसिस पर भी इन्होंने अच्छा किया है। हाँ, ये जो ग्रोथ आपको -0% दिख रहा है ये कोविड की वजह से, क्योंकि ट्रैवल पूरा बंद हो गया। थोड़ा अगर ट्रैवल बंद हो जाएगा तो ये हो इनका बिजनेस भी हैम्पर होगा। और आजकल हम देख ही रहे हैं किस तरह से लोग ट्रैवलिंग के लिए पागल हो गए हैं। हमने कितने वीडियो देखे हैं जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट पे इतनी भीड़ है कि आदमी चल नहीं पा रहा है। कितने हमने ऐसे वीडियो देखे हैं सोशल मीडिया पे जहाँ ओवर क्राउडेड प्लेस है और इतने ज़्यादा ट्रैवलर हैं कि वहाँ चलने की जगह नहीं बची है। तो ट्रैवलिंग, इंस्टा ब्लॉगिंग और ये सब ये और भी फ्यूल दे रहा है, सोशल मीडिया और भी फ्यूल दे रहा है इनको। तो आप देख रहे हो कि इन्होंने ईयरली बेसिस पे भी अपना ग्रोथ ज़बरदस्त किया है। पिछले साल इनका एनुअल सेल था 282 करोड़ और इस साल है इनका 773 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था जहाँ 23 करोड़ वहाँ हो गया 99, मतलब 4 टाइम्स। सिमिलरली आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने 8 से 13% बढ़ा लिया है और 20 करोड़ से इन्होंने बढ़ा लिया 97 करोड़, 5 टाइम्स। नेट प्रॉफिट भी 16 टाइम्स से इन्होंने 72 कर लिया। तो आप मैसिव जंप देख रहे हो और इसमें अगर आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 300% ट्रेलिंग 2 मंथ है और अच्छा खासा सेल ग्रोथ भी है इसमें। आगे चल के हमको इसमें और भी ग्रोथ मिल सकती है। और इन्वेस्टर और शेयर होल्डर पैटर्न में ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक ठीक शेयर होल्डर पैटर्न। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट पे। ऐसा कुछ टेक्निकल एनालिसिस है नहीं, लेकिन मैंने इसको पहले भी ट्रेड किया हुआ है। और वो कहते हैं ना कि नेवर बाय इन फोमो, पर मैंने इसको बाय किया है फोमो में। आप कहना आसान होता है लेकिन हम्म, करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इसको वेट किया पहले लेकिन नहीं आया, लेकिन मैंने बाय किया। अगर आप मैं इसको प्ले करता हूँ रिप्ले से, मैंने इसमें एनालिसिस पहले भी कर रखी थी, मैंने ये कई बार ट्रेड किया है। मैं पॉज करता रहूँगा। ये इसकी लिस्टिंग का, इसको बीच में ले आता हूँ। ये यहाँ लिस्टिंग हुई थी इसकी बम्पर, वहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। जो ये नीचे की लाइन ड्रॉ की हुई है ये सपोर्ट लाइन थी 366 की। प्ले करता हूँ, ये आया, इसने पहला सपोर्ट लिया। तो मैंने सोचा कि क्या ये इसको ब्रेक कर रहे हैं। इसने बहुत अच्छे से इसने यहाँ पे इसको ग्रिप किया। अब बहुत grip करके फिर ये ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, ये नीचे आ गया। जब अगली बार ये यहाँ पर आया और मुझे लगा शायद ये कंसोलिडेट करेगा या ऊपर जाएगा, तो मैंने देखा ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैंने यहाँ करीब इसको नवंबर में आसपास यहाँ कहीं बाय कर लिया। और मेरा टारगेट था ये ट्रेंड लाइन। अगर आप इसका यहाँ से इसका ट्रेंड लाइन का देखोगे तो ये 20% है। लेकिन ऑब्वियसली आप एकदम बॉटम में बाई नहीं कर सकते और एकदम टॉप पे सेल नहीं कर सकते। अगर कोई कह रहा है तो बेसिकली झूठ कह रहा है। तो मेरा टारगेट था कि मैं 1520% का स्विंग करूँगा और जब ये ऊपर वाली ट्रेड लाइन के पास टकराएगा तो मैं इसको बेच दूंगा। तो मैंने इसको थोड़े दिन होल्ड किया और फिर जब ये यहाँ टकराया मैंने इसको बेच दी। लेकिन कुछ ही दिनों में बहुत तेज़ शार्प आया, वापस शार्पली इसमें सेलिंग आई और ये वापस के नीचे आ गया और इसने हल्का सा ब्रेक कर दिया, लेकिन वापस इसने रिगेन कर लिया। जब इसने वापस रिगेन कर लिया मैंने फिर से बाय कर लिया। ये आगे की एनालिसिस जो चार्ट है, लाइन है, ये बात की है। लेकिन फिलहाल मेरी ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है मैं इसी को, और जो मेरी बेसिक नीचे लाइन है ये डिसेंडिंग ट्राइंगल टाइप बना रहा है, इसी को मैंने सपोर्ट माना था। और जब ये फिर इसने रिगेन किया मैंने फिर इसको बाय किया और ये फिर ऊपर गया। यहाँ पे मैंने बहुत क्विकली इसको 3-4 दिन में ही बेच दिया। और फिर जब ये फिर शार्प फॉल, जब जब ये इस ट्रेंड लाइन पर जा रहा था तो एक शार्प फॉल आ रहा था। तो ये फॉल भी उतना ही शार्प था, मैंने फिर इसको बाय कर लिया। और इस बार मैंने जैसे ट्रेंड लाइन के पास गया मैंने आसपास वहीं बेच दिया। तो मैंने 2-3 बार इसको ट्रेड किया। अब मैं वेट कर रहा था कि ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा अभी और स्क्वीज इन होगा तब इसमें मूवमेंट आएगा। बट यहाँ पर हो गई मिस्टेक और इसने यहाँ कर दिया ब्रेक।
अब डिसेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट होता है अपर साइड में। मैंने आपको बहुत बार बताया है अपने पिछले वीडियो में भी कि कभी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक होते हैं तो हम तुरंत नहीं खरीदते हैं। वो ब्रेक करता है फिर वापस वो रीटेस्ट के लिए ज़रूर आता है। जब वो रीटेस्ट पे आएगा और रीटेस्ट के बाद सपोर्ट लेके वो फिर ऊपर जाएगा तब हम बाय करते हैं। लेकिन मेरे रडार से ये मिस हो गया और मैं इसको नहीं बाय कर पाया। हम आगे देखेंगे। मैं प्ले करता हूँ, देखिए सपोर्ट इसने ब्रेकआउट किया, अभी वापस इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा। मुझे लगा था कि वापस आ जाएगा लेकिन ये आया भी, पर मुझे उसी का सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया। अ, अब ये इस एक जोन में काम कर रहा है जो जो ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नैरो चैनल में ट्रेड करने लगा। तो ये वापस नीचे नहीं आया, मैं वेट ही करता रह गया। इसने इसका यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ इसने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस इसका सब रीटेस्ट किया और ये फिर इसने अपनी अपर जर्नी शुरू कर दी। तो यहाँ पर मैंने मिस कर दिया। हम इसको आगे देखते हैं। फिर इसने इसी अभी 50 डेमा का लगातार सपोर्ट ले रहा है और उस पे से ही जंप कर रहा है। तो मैं वेट करता रहा, नीचे आएगा नहीं आएगा। फिर इसने जो हमारा असेंडिंग, जो नैरो चैनल था जो ऊपर की तरफ था, असेंडिंग था, इसने इसको भी ब्रेक कर दिया। अगेन रिमेंबर, कभी भी ब्रेकआउट पे नहीं लेते हैं, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने का मौका देना है, फिर उसको हम बाय करेंगे। यहाँ इसने ब्रेकआउट कर दिया तो मैं श्योर नहीं था, लेकिन फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया। और जब हम हमेशा देखते हैं कि जब ब्रेकआउट करे तो वॉल्यूम अच्छे होने चाहिए। ठीक है, मैं फिर से हाईलाइट करता हूँ, जब यहाँ इसने ब्रेकआउट किया था इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को, तब भी वॉल्यूम बहुत अच्छे आ गए थे और फिर वापस नीचे गया। फिर जब ये इसने वापस सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर वॉल्यूम अच्छे आ गए थे। अगर आप फिर इस नैरो चैनल को फॉलो किया, फिर जब इसने ब्रेक किया इसको, तब भी वॉल्यूम अच्छे थे। फिर जब इसने रीटेस्ट करके ऊपर गया, तब तो वॉल्यूम बहुत ही भयानक थे। अब ये ऊपर चला गया। अब अब आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे हम प्यार से कहते हैं फोमो। मैं सोचा था कि मैंने प्लान ये बनाया कि अब ये अगर थोड़ा सा रिट्रेस होता है, क्योंकि बेसिकली ये मोनोपोली कंपनी है, आ, तो एक अच्छा ट्रेड हो सकता है इसमें, आ सकता है, हो सकता है कि फ्यूचर में ये मल्टी बैगर बन जाए। राइट, तो मेरा प्लान था कि हल्का सा ये रिट्रेस होगा तो मैं इसको बाय करूँगा, लेकिन वो मौका आया नहीं और ये ऊपर ही ऊपर ट्रेड होने लगा। अब हमारे पास ये 50 डेमा के पास आया तो एक ऑप्शन था, लेकिन मैंने मिस कर दिया उसको। अब आप देख रहे हो ये जो गैप अप हुआ है, ये गैप अप क्यों हुआ है, आइए हम फिर से एक बार स्क्रीनर पर चलते हैं। स्क्रीनर पे आप चलेंगे ड्रीम फोर्स के नीचे तो आपको ये मिलेगा मीडिया रिलीज। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये 12 जुलाई का है, और हम अगर ट्रेडिंग में चलें तो ये 12 जुलाई की डेट आ गई। ये 13 जुलाई का है, ये ट्रेडिंग के बाद का है। आप देखोगे क्या इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया है ड्रीम फोर्स ने प्लाजा प्रीमियम ग्रुप के साथ, जो अपना एक्सपेंड करेंगे ग्लोबल लॉन्च नेटवर्क, जो इन्हेंस करेगा ट्रैवल एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन पैसेंजर इंटरनेशनली। आप डिटेल्स में आओगे, नीचे पढ़ोगे तो इन्होंने जो 340 प्लस प्रीमियम लाउंज हैं प्लाजा प्रीमियम के, उनके साथ टाई अप किया है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर प्रोवाइड करेगा। तो इनके टोटल टच पॉइंट्स 1800 के आसपास हो जाएंगे। और ये कहाँ कहाँ प्रोवाइड करेगा? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, हांगकांग, फ्लोरिडा, ब्राज़ील, इटली, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, सऊदी अरबिया, जॉर्डन। वो यहीं हमारे इंडियन ट्रैवलर सबसे जाते भी सबसे जाता है। तो एक ये बहुत पॉजिटिव फ्लो आया कि पहले ही कंपनी अच्छी है। देखिए अब इनके, सॉरी, 1700 प्लस हो जाएंगे टच पॉइंट्स, 1800 बोल रहा था मैंने, सॉरी, 1700 हो जाएंगे इनके टच पॉइंट्स। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आई। और इसके बाद इसने गैप अप ओपन किया। अब जब यहाँ गैप अप ओपन किया तो मुझे लगा, फिर यहाँ फोमो जो था वो एक्सट्रीमली हाई पे था। फिर अगले दिन रिटेस्ट हुआ तो मैंने इसको 690 के आसपास परचेज कर लिया है। और मैं सोचता कि शायद, होता ही है, हम रिटेलर के साथ होता ही है कि जब हम बाय कर लेते हैं तो वो नीचे की तरफ आने लगता है। तो हमको लगता है कि जब हम बाय कर रहे हैं तभी वो नीचे क्यों जा रहा है। मैंने भी बाय कर लिया कि अगर और नीचे आएगा तो मैं थोड़ा सा और एक्यूमुलेट करूँगा। लेकिन फिर आया दिन 18 जुलाई का, जहाँ इसमें भयानक वॉल्यूम थी और जिसने जो मूव दिखाया वो 800 के भी पार किया था एक बार को, 768 पे हुआ। मैं अभी भी 10% से थोड़ा सा ऊपर प्रॉफिट में बैठा हूँ। तो ये थी मेरी एनालिसिस ड्रीम फोक्स के बारे में, जहाँ मैंने फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते किया। हाँ, लेकिन मैंने इसमें प्रॉफिट भी कई बार किया। मैंने इसको इस सपोर्ट लाइन पे ट्रेड किया है कई बार।
अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ 15% का स्कोप था मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास फिर 8-10% का स्कोप था। अगर एक शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड कर रहे हो, 8-10% वो मोर देन इनफ होता है। यहाँ पर भी मैंने 7-8% ट्रेड बनाया, लेकिन फिर मैंने बहुत सारे ट्रेड मिस कर दिए। लेकिन हाँ, मेरे वॉच लिस्ट में था, मैं इसको एनालाइज करता रह रहा था। अभी भी हो सकता है कि यहाँ से भी नीचे आ जाए, रिजल्ट इसका अभी आना पेंडिंग है इस क्वार्टर का। हो सकता है ये नीचे आ जाए। मेरा फ्यूचर में पर्पज़, मेरा गोल ये रहेगा कि जब ये, अगर ये और 50 डेमा के आसपास, जब भी ये 50 डेमा के आसपास आता है तो ये सपोर्ट लेता है। अगर मैं ड्राइंग क्लियर करूँ यहाँ पे तो देखिए 50 डेमा का सपोर्ट लेके आ रहा है, काफ़ी दिनों से सपोर्ट लिया हुआ है। अगर ये 50 डेमा के आसपास फिर आता है तो मैं इसको और अक्यूमुलेट करूँगा। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ये मेरा एनालिसिस है। और मैं इसको प्लान कर रहा हूँ कि अगर ये फिर आया या मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो मैं इसको होल्ड करूँगा अगले 5 से 6 साल के लिए, क्योंकि ग्रोथ आ रही है। हाँ, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कंडीशंस भी है। अगर जो करंट गवर्नमेंट है वो टूरिज़्म, एयरपोर्ट, कनेक्टिविटी, इंफ्रा पे बहुत जोर दे रही है। इन केस गवर्नमेंट में कुछ चेंज होता है तो आपको वो भी ध्यान रखना है। मैं तुरंत निकल जाऊँगा ऑन द स्पॉट। हो सकता है इसका में डिक्लाइन भी तब शुरू हो जाए इसका। कई इंडस्ट्री होती हैं जो ग्रो करती हैं, फिर स्टैगर वहीं करती रहती हैं, सालों साल, 10 साल, 20 साल वहीं पर रहती हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियो हो सकता है। जिन्होंने करंट, इनके जो करंट गोल हैं, इनके जो कंपनी का जो गोल है, करंट गवर्नमेंट का गोल है, वो अलाइंड हो गया है, इसीलिए इसमें इतनी ग्रोथ दिख रही है। अगेन, ये कोई बाय सेल लिमिटेशन नहीं, ये मेरी एनालिसिस है ड्रीम फोर्स सर्विसेज के बारे में। आपको क्या लगता है, प्लीज़ शेयर करिए कि आपके पास है, क्या आपने मिस कर दिया है या आप अभी भी फोमो में हैं। प्लीज़ शेयर करिए। चैनल हमारा नया है, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लेटेंट व्यू, टेक महिंद्रा, आईटीबीज, इन सब के वीडियोस एनालिसिस पहले से ही बने हुए हैं, बहुत अच्छे ट्रेड भी कर रहे हैं। तो अगर आपको एनालिसिस देखनी है उनकी तो आप प्लीज़ देखिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।